होगा लगभग 60 करोड़ लोग, और 60 करोड़ में भी अगर देखा जाए तो 9वां नंबर हासिल करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के अंदर देखा जाए तो 6 करोड़ की आबादी, उस 6 करोड़ की आबादी में से हम ये कर लेते कि 3 करोड़ की आबादी चलो आधी डाइवर्ट कर लेते कि ये नौजवान तबका होगा, उन 3 करोड़ में से दूसरा मकाम हासिल कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। तो रब ताला का बेहद फजल, बेहद करम और उसका बड़ा एहसान है कि उसने हम ही में से एक बंदे को चुना और वो मकाम, वो बुलंदी अता फरमाए कि रब ताला हम तो ये दुआ करेंगे आपसे सीख लेकर के हमें और भी नौजवान और भी बच्चे ऐसी दें कि जो हमारी कौम का, हमारे समाज का नाम ऊंचा करे और साथ ही हमारे जो समाज है ये और आगे तरक्की करता हुआ तरक्की के रास्ते पर गामजन हो जाए। बहरहाल इन तमाम चीज़ों का लुब्बे लुबाब निकल करके ये आता है कि रब ताला ने इनको जो ये मकाम दिया है ना, ये हकीकत में इनकी कड़ी मेहनत और कड़ी कोशिश और कड़ी जद्दोजहद का मकाम है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ा जिहादिही, ए लोगों अल्लाह के राह में जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक है। लफ्ज़ जिहाद का मतलब लड़ना झगड़ना या कोई मार का आराई करना नहीं है, बल्कि जिहाद का मतलब है खुद अपने आप से, अपनी नफ्स से अपने आप को तैयार करना, अपने खिलाफ चले जाना। आपका मन चाहता है कि आप खेल कूद तमाशों में आपका वक्त निकाल लें, लेकिन आपका दिल ये चाहता है कि मुझे बड़ा मकाम हासिल करना है, तो फिर आप उस बुरी चीज को छोड़ो और अच्छाई की तरफ गामजन हो जाए। यही जिहाद है, अपने आप से जंग लड़ना, अपने आप को पढ़ने के लिए तैयार करना, अपने आप को तालीम के लिए तैयार करना, अपने आप को एजुकेशन के माहौल में ढाल लेना सबसे बड़ी बात है। और आज का जो दौर है ये हकीकत में तरक्की का दौर है। आपके पास में अगर तालीम है, आपके पास में अगर कोई स्किल्स है, अगर आपके पास में कोई कौशल मौजूद है, तो यकीनी तौर पर लोग आपकी इज्जत करेंगे। वरना दुनिया में मैं अपनी तरफ से एक जुमला कहता हूँ, पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है। पढ़े लिखे लोगों की तादाद आज के दौर में इस तरीके से, जैसे लोग चाय का कप पी करके उसको फेंक देते हैं ना, ऐसे नाली में पड़ा हुआ नजर आता है, ऐसे पड़े हुए भी नहीं है। लोग ग्रेजुएशन करने के बाद में, एमए बीएड करने के बाद भी रोते पीते नजर आते हैं। 3-3 हजार के स्कूल में काम करता हुआ नजर आ जाएगा बंदे आपको। क्यों ऐसा हाल, क्यों हाल हो गया? क्योंकि उनके पास में वो स्किल नहीं है कि वो अपनी तालीम का असर लोगों पर डाल सकें, लोगों को मुतासिर कर सके। आपके अंदर जब वो जज्बा, आपके अंदर जब वो सलाहियत, आपके अंदर जब वो काबिलियत पैदा हो जाएगी, तो लोग खुद ब खुद आकर के आपके पास में तशरीफ लेकर कहेंगे हुजूर आप हमारा काम निकलवाइए। आपसे लोग बार बार गुजारिश करेंगे, आपसे लोग इल्तिमास करेंगे, फरमाइश करेंगे आप हमारे काम निकलवा दीजिए, तो मकाम वो होगा। बुलंदी इतनी आसानी से नहीं मिलती हमें। बुलंदी हासिल करने के लिए बड़ा मकाम हासिल करना पड़ता है, बड़ी जद्दोजहद, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बुलंदी हासिल करने के लिए अगर एक छोटा सा मुझे एक वाकया याद आता है। एक मरतबा ये आपने कभी पिकासो के नाम से सुना होगा, एक तस्वीर साज, मुसव्विर, जिसे तस्वीर बनाने वाला कहा जाता है। दर हकीकत में एक मरतबा ये साहब कहीं से गुजर रहे थे और गुजरने के दौरान इनकी मुलाकात एक औरत से होती है और उसी दौरान इनको बहुत जरूरी काम था, हकीकत में बहुत जरूरी, इतना जरूरी काम इनको था कि ये उसी वक्त वहां से निकलना चाहते थे। वो औरत जो थी उनकी बड़ी फैन थी, कहा कि हमें तो आपका जो तस्वीर बनाने का जो ये जो हालात में बड़े पसंद है, आप मुझे अभी कुछ ही मिनट में ऐसी तस्वीर बना करके दिखा दीजिए कि मुझे जिंदगी भर याद रह जाए। कहा कि भाई मेरे पास अभी फुर्सत नहीं है और मैं इतनी जल्दी तस्वीर नहीं बना पाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे यादगिरी के तौर पर देना होगा आपको। अब उस जमाने में कोई इतना बड़ा कोई कैमरा या कोई वीडियो बनाने के लिए मोबाइल अवेलेबल तो थे नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने सिर्फ 30 सेकंड के अंदर एक ऐसा स्केच तैयार कर दिया कि उन्होंने कहा कि ये आप ले जाइए और ये इसकी अभी जो कीमत है करोड़ों रुपए की है। उन्होंने कहा भाई इतनी सी 30 सेकंड के इन्होंने बना करके दे दिया और अगर इसकी कीमत इतनी करोड़ों रुपए की है तो फिर वो बड़े लुत्फ अंदोजी की बात है। वो घर पर गई, बरकर कहा यार मैं क्यों नहीं इतनी कोशिश कर सकती। वो औरत सोची, रात भर उसको नींद नहीं आ पाई, इतनी उसने कोशिश की, रात भर सोने की नहीं आ पाई नींद। दूसरे दिन उसका पता लगाया कि इनका जो दूसरा प्रोग्राम है वो कहाँ पर होना है। वो उस जगह पर पहुंच गई, सबसे पहले जाकर के उनसे मुलाकात करती है कि आपने मुझे पहचान लिया। कहाँ पहचान लिया? आपने मुझसे कुछ ही मिनटों के अंदर कुछ तस्वीर बनवाई थी और मैं आपको पहचान गया। कहा कि आप एक काम कीजिए, आप ये जो तस्वीर बनाने के जो आपके पास में स्किल थी ना, ये मुझे सिखा दीजिए। कहा कि आप सीखना चाहती हैं? कहा मुझे इस स्किल को सीखने में 30 साल लगे हैं, 30 साल से मैं इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं, तब जाकर के मकाम मिला है। तो आज हमारे पास में तालीम के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको तालीम हासिल करनी पड़ेगी, आपको वक्त देना पड़ेगा। हम जैसे नहीं कि 2 दिन स्कूल में आ गए, 2 दिन कोचिंग पर आ गए और 6 दिन की छुट्टी मार करके बैठ गए ना, ऐसे आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, आपको अपने साथ ईमानदारी से पेश आना होगा, आपको वक्त से लड़ना होगा, घर वालों से आपको बातचीत करके रखनी पड़ेगी। अपने जो हालात है ना, रोज शादी ब्याह, ये वो जमाने भर के जो फितने हमारे दरमियान होते थे, आपको उन सबको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको कोई मकाम हासिल करना है। बुलंदी इतनी जल्दी हासिल नहीं हो पाती हमें। अगर बुलंदी चाहते हो तो आपको दुनिया के तमाम जो वजूहात है
उन वजूहात को छोड़ना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा। ये हकीकत में जिहाद था, ये हकीकत में जंग थी जो हमें अपने आप से लड़नी है। इसी कोशिश, इसी जद्दोजहद के बिना पर हमारे सामने जनाब आतिश साहब मौजूद हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल में यूनानी, ये जिसे हम तिब्बी हालात भी कहा करते हैं, तबाबत कोई आम पेशा नहीं होता है। तबाबत का मतलब होता है तिब्बे नबवी के नाम से आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ किताबों के बारे में मुताला करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें बताया है कि बीमारियों से इलाज किस तरीके से किया जाए। आदमी जो पाक साफ ताहिर रहेगा उसमें बीमारियां कम से कम पैदा होंगी। और डॉक्टरी का पेशा तो ऐसा है कि दुनिया में इसको जो है भगवान के बराबर का पेशा दिया जाता है। हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे, जनाब डॉक्टर सिंह साहब जिन्हें हम कहा जाते थे, उन्होंने बाकायदा अपनी दवा के पर्चे पर एक चीज लिखी हुई थी कि मैं दवा लिखता हूं और ईश्वर ठीक करता है। मैं दवा लिखता हूं और ईश्वर ठीक करता है, यानी खुदा की जात पर भरोसा उनका है यकीनी तौर पर। और हमारा भरोसा भी खुदा की जात पर है, तो फिर हमें भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बार बार मेहनत के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि बगैर मेहनत के हमें कोई राहत मैसर नहीं आती। आपने अगर मेहनत नहीं की और बुलंदी चाहते हो तो वो बुलंदी आपको इतनी जल्दी आसान थी। इन्होंने बड़ी मेहनत की है, तकरीबन 5 से 7 साल तक आप सांबर को छोड़कर के टोंक के अंदर आपने जिंदगी गुजारी है। ऐसे मकाम नहीं मिल पाता है। ये जो कलंदरी है ना, इतनी आसानी चीजों से मैसर नहीं होती। कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता। मुनव्वर राणा साहब का शेर है मरहूम के कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है बनिए की दुकानों पर नहीं मिलता। इतना आसान नहीं होता। तो आपको कड़ी मेहनत, कड़ी जद्दोजहद और बहुत ज्यादा यूं कह लें इत्मीनान, तसल्ली और सब्र का भी पेकर बनना पड़ेगा। जैसे बीच में इनके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था, रब ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उस दरमियान भी इन्होंने अपनी तालीम को जारी रखा, अपनी कोशिशों को जारी और सारी रखा। ये नहीं कि हार मान के बैठ गया, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अब आगे की तैयारी मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे आगे कोशिश कैसे करनी पड़ेगी, मुझे मैं तालीम के लिए कैसे तैयार हो पाऊंगा, मेरे भाई इमरान यार उनको मैं चलो काम के साथ हाथ बढ़ा देता हूँ या घर पर जाकर कोई जिम्मेदारी संभालता हूँ। आदमी पर बड़ी जब कोशिशें करनी करता है ना आदमी, तो उसके सामने बड़े बेचीदा तरीके से कहते बैरिकेड्स बहुत खड़े हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला यूं नहीं कहा कि कुरान आपको जिंदगी गुजारना आसान है या हमने जिंदगी को आसान बना दिया ना। उसने कहा कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी है और जिंदगी जीने के दौरान आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके सामने बहुत से ऐसे हालात पैदा होंगे कि आपको उनसे लड़ना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि उन हालात से लड़ने के लिए मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा कि जिससे तुम उन बैरिकेड्स को अपनी जिंदगी से हटा सको। मैं तुमको सब्र का पेकर, तुमको तहम्मुल दूंगा, तुम्हें बर्दाश्त का मादा तुम्हारे अंदर पैदा कर दूंगा। तो जो इन चीजों पर गामजन हो गया वो मेरा हो गया, और जिसने सब्र का दामन छोड़ दिया फिर वो रास्ते से भटक गया। हमारे सामने नौजवान जो तबका है ना, आपको अभी इन दिनों में बुरी संगत को छोड़ना होगा, आपके अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करनी पड़ेगी, अच्छी किताबों का मुतालिया करना पड़ेगा, अच्छे लोगों की सोहबत आपको इख्तियार करनी पड़ेगी, अच्छे एजुकेटेड लोगों के साथ आपको रहना पड़ेगा, अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपना तदब्बुर आपको बदलना पड़ेगा, तब जाकर के आप कामयाबी के रास्ते पर पहुंचेंगे। वरना तो फिर आपको रास्ते से हटाने वाले बहुत हैं दुनिया के अंदर। आप जिस सीधे रास्ते पर चलते हैं ना, जिसे कुरान मजीद ने सिरातुल मुस्तकीम कहा है, उस सीधे रास्ते पर चलने के दौरान आपको कड़ी मुसीबतें आपके सामने आएगी, बहुत सी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन कठिनाइयों को दूर करके, उन मुश्किल हालात को दो चार होकर के जो सीधा चलता रहेगा वही रब ताला का बड़ा महबूब बनेगा और उसी को बुलंदी, उसी को रिफत हासिल होती है। बहरहाल रब ताला का मैं एक मरतबा फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने हम सभी लोगों को नेक और साले बना करके भेजा, और तालीम के लिए खास तौर पर, क्योंकि तालीम भी वो मकसद है जिसके जरिए हमारी जिंदगियां बदल सकती है। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तलबुल इल्म फरीदतुम मिन कुल्लि अला बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें उसके लिए चीन ही क्यों न जाना पड़े। तालीम के बगैर हमारी जिंदगी आसान नहीं है। तलबुल इल्म फरीदतुम मिन कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत के लिए तालीम हासिल करना फर्ज है। कुरान हमसे कहता है फसअलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, ए लोगों इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हारे पास में इल्म नहीं है। तो तालीम की कितनी बड़ी अहमियत है हमारे। तदब्बुर करें, फिक्र करें, खासतौर पर अपना, अपने वालिदैन का, अपने खानदान का, अपने अजीज व अकारिब का, अपने रिश्तेदारों का, अपने शहर का, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, ताकि दुनिया में हमारा जो एक निज़ाम है, हमारे बारे में जो लोगों की सोच है, वो कयास वो बिल्कुल रेजा हो जाए, वो कयास वो सोच लोगों की बदले, लोगों की सोच हमारे बारे में पॉजिटिव नजर आए, वो हमारे बारे में सकारात्मक सोचे, हमारे बारे में अच्छा उनके ख्यालात पैदा हो जाए। मैं इसी के साथ जनाब आतिश साहब को मदऊ करता हूं कि आप आए और अपने
जिंदगी में जो आपने कोशिशें, जो जद्दोजहद की है, जो मुश्किल हालात का सामना किया है, वो हमारे बच्चों के साथ शेयर करें। जनाब आतिश साहब, अस्सलाम वालेकुम। एग्जाम दिया है, उस एग्जाम के मुताबिक थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। और क्योंकि मुझे यहाँ पर करियर गाइडेंस के लिए बुलाया तो मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। और मेरा फील्ड वैसे मेडिकल है तो मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। मैंने एग्जाम दिया है AIAPGET, ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएशन टेस्ट। यहाँ पर ये जो लास्ट वाला बीच में जो ए है, ये है आयुष, AYUH। यहाँ पर आयुष में 5 वर्ड है, इन 5 वर्ड को ऐसे ही नहीं लिया गया। ये 5 वर्ड का मतलब है, यहाँ पर एक आयुर्वेद है, योगा, यूनानी एंड होम्योपैथी। ये 5 तरह के ना तरीका इलाज है। ये 5 वो तरीके हैं जो हिंदुस्तान में पहले से राइज थे, जब एलोपैथी हिंदुस्तान में आया उससे पहले। एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन, जो हम छोटे अस्पताल में जितने डॉक्टर बैठे हैं वो सभी एलोपैथी के हैं। उसके अलावा ये जो 5 तरीका इलाज है ये हिंदुस्तान में पहले से राइज थे। और अभी एक और नया चला है BPT, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। ये फिजियोथेरेपी भी एक नया चलन है। इसमें एक्सरसाइज और मसाज के थ्रू इलाज किया जाता है अलग अलग तरह के ना पेन्स का और अलग तरह कंडीशंस का। इसके अलावा एक और है ना पैथी चलती है स्वरूपा करके, वो सिर्फ तेलुगु साइड में चलती है, साउथ की पैथी है, तो उसका है ना आपसे कुछ ज्यादा वास्ता पड़ेगा नहीं। तो कितने तरह के डॉक्टर हो गए, एक MBBS डॉक्टर हो गया, एक BPH हो गया, एक डेंटिस्ट हो गया, और एक हो गया आपका वेटनरी डॉक्टर, फिर आयुर्वेद है, योगा है, यूनानी, सिद्धा और लास्ट में होम्योपैथी। तो इतने तरह के आपको डॉक्टर देखने को मिलेंगे। और हिंदुस्तान में इन सभी डॉक्टर्स को इक्वल वैल्यू है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे और आपने बैचलर्स कंप्लीट किया है किसी भी मेडिसिन में, किसी भी तरह के फील्ड में, तो आपको सेम सैलरी पैकेज मिलता है। तो इसलिए अगर आप ये सोचे कि MBBS नहीं मिला या फिर ना आपको MBBS करनी थी वो नहीं मिला तो आपने ना आयुर्वेद लिया, मेरे को इसमें कोई फायदा नहीं होगा। आपकी वैल्यू उतनी है जितनी एक MBBS डॉक्टर की है, ठीक है। इसके बाद में ये तो है सारे बैचलर्स कोर्स। इसके बाद में अब है ना एक MBBS डॉक्टर बनने के बाद में आपकी कोई वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि MBBS डॉक्टर यहाँ पर अब ना बहुत ज्यादा हो गए हिंदुस्तान में। अब MBBS के बाद होती है MD के बाद होता है DM, और DM के बाद होती है PhD। DM से कम में कोई ना मानता नहीं है, आजकल स्पेशलाइजेशन का जमाना है, ठीक है। तो है ना आपको अब स्पेशलाइजेशन पे फोकस करना है। अगर आपने MBBS किया है तो आप सिर्फ MBBS करके आप कुछ नहीं कर सकते। एक जनरल ना प्रैक्टिशनर जो है ना, कोई भी आज के दौर में एक फार्मासिस्ट भी ना MBBS के अलावा प्रैक्टिस कर लेता है। तो है ना MBBS की इतनी वैल्यू नहीं है। MD कम से कम हो या DM हो तो और बेहतर। DM क्या होता है? DM होता है एक स्पेसिफिक फील्ड में स्पेसिफिक सिस्टम का वो है ना आपको है ना ट्रीटमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ना गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होता है, वो सिर्फ पेट की बीमारियों का इलाज करता है, वो कहलाता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ठीक है। इसके अलावा आप अगर ना नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है, ये होते हैं DM। ये डॉक्टर्स के सीनियर ये आपको करने में कम से कम 10 साल का टाइम लगेगा अगर आपका कोई गैप नहीं है तो 12वीं के बाद। आप में से 10वीं क्लास के कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? चलो ठीक है। तो 10th के बाद थोड़ा सा फील्ड का रहता है कि क्या फील्ड लें, तो उसके बारे में थोड़ा बता दूंगा। तो फील्ड में है आप आर्ट्स ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं और साइंस ले सकते हैं। आर्ट्स में अलग अलग फील्ड है, और आर्ट्स वाले के बारे में बता दें कि आर्ट्स लोग समझते हैं कि कुछ उसमें जॉब नहीं है या फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आर्ट्स ना कमजोर लोग लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं आज के ना जितने भी बड़े अधिकारी IAS RAS IPS वो सभी आर्ट्स फील्ड से आते हैं, और जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स है वो उनके अंडर में काम करते हैं, ठीक है। तो आर्ट्स वाले ज्यादा वैल्यू रखते हैं। और कॉमर्स है, कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जो पूरे देश की इकोनॉमी संभालता है, तो आपको कॉमर्स को भी कम नहीं समझना है। अब साइंस के बारे में थोड़ा ज्यादा बताऊंगा क्योंकि मेरा फील्ड वही है। तो साइंस का ये है कि साइंस में 3 फील्ड है। आपने सिर्फ बायो और मैथ्स के बारे में सुना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर और है।
तो एग्रीकल्चर में क्या है, अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी है कम मेहनत में, तो आपको एग्रीकल्चर में जाना चाहिए। एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक होता है JAT होता है और एक होता है ICAR। ये दो एग्जाम होते हैं। ICAR से 15% कोटा होता है ऑल इंडिया के जितने कॉलेज सभी में, और JAT से शायद डायरेक्ट 85% कोटा का एडमिशन होता है। ठीक है। बायो भी एक बार लास्ट में लेंगे, वो मेरा फील्ड है। इसके बाद है मैथ्स। मैथ्स में करके आप टीचिंग में जाना चाहें 11th-12th को या कॉलेज लेवल पे, तो आप BSc करें। BSc मैथ, BSc केमिस्ट्री, BSc फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे है ना आपके फील्ड है मैथ से करके। और आप फिजिक्स में करके आप आगे रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। और जो इसरो है, नासा है, इनमें भी जॉब जो लगती है वो ना मैथ्स करने के बाद आती है ज़्यादातर जॉब। इसके बाद है बायो। चलिए खैर मैं बोलेगा ठीक। इसरो इन्होंने बोला, इसरो को जानता है क्या होता है? स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था। ये वो संस्था है जो हमारे यहाँ से, जैसे आपने चंद्रमा 2 के बारे में, ये मानना होगा, ये कबूल करना होगा कि पूरी दुनिया के अंदर केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसने बहुत सबसे सस्ता लॉन्च किया है। बाकी आप नासा चल जाओ, नासा का मतलब अमेरिका की जो संस्था है जो अंतरिक्ष में यान भेजा करती है, उसकी कंपनी नासा है। हमारे इंडिया की जो कंपनी है उसका नाम इसरो है। ऐसे एक DRDO भी है, उसके अंदर वैकेंसी की चांसेस है। तो उसमें सिर्फ भारत के जो सेना के जो जितने वगैरह होते हैं ना, उनमें असले बहुत वगैरह बनाने का काम वो सब DRDO करती है। और ये सारे काम मैथ्स वाले करते हैं, साइंस मैथ जिन्होंने लिया है। अब इसके बाद है आपका थोड़ा सा बायो का। मैं बायो के बारे में ज़्यादा इसलिए बताऊँ, मेरा फील्ड है। तो इसमें करके आप एक तो डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर मैंने आपको बता दिया, 8 तरह के मैंने आपको डॉक्टर्स बताए। 5 आयुष के हो गया, स्वरूप हो गया, और बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी हो गया, MBBS डॉक्टर हो गया, और डेंटिस्ट हो गया। ये सारे आपके डॉक्टर्स हैं। इसके बाद में आप फार्मेसी कर सकते हैं। फार्मेसी क्या है, आप मेडिकल लगाना है। फार्मेसी में एक होता है D Pharma, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये करने के बाद आप अपना एक मेडिकल लगा सकते हैं। और एक होता है बैचलर्स इन फार्मेसी, वो करने के बाद आप अपनी ना एक कंपनी तक चला सकते हैं मेडिसिन की। इसके बाद है आपके एक ऑप्शन अदर डिप्लोमा कोर्स। ये थोड़े है ना, इनके बारे में इंफॉर्मेशन किसी को होती नहीं है। 12वीं के बाद में कई तरह के डिप्लोमा से जो मेडिकल फील्ड में होते हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन है और OT डिप्लोमा है। तो ये OT डिप्लोमा भी नया है। इस फील्ड में क्या है, आपको 2 साल का डिप्लोमा है, उसके बाद में आपको है ना OT असिस्टेंट के तौर पर एक जॉब मिल जाएगी। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाते हो तो आपको 40 से 50 हज़ार रुपये मिल जाएंगे वहाँ पर, अगर आप जाते हैं तो। ठीक है। तो ये जो डिप्लोमा कोर्स है कई सारे हैं, इनके बारे में मुझे भी ज़्यादा नॉलेज है नहीं। मैं अगर अगली बार कभी होगा तो इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल करवा दूंगा। फार्मेसी है और अब डॉक्टर्स, ये तो सारे हो गया। ये आपका करियर गाइड हो गया। अब आपको किस तरह से ना पढ़ना है वो जरूरी है। तो कहा गया है इल्म हासिल करें, चाहे उसके लिए चीन जाना पड़े। लेकिन इल्म से क्या मुराद है, इल्म की भी एक तारीफ बयान की गई है। इमाम गजाली का एक मकूल है बहुत मशहूर, अल इल्मुल इल्मान, अल इल्मुल इल्मान, इल्मुल अदियान वल इल्मुल अबदान। अदियान और अबदान, ये 2 वर्ड है। इमाम गजाली ने कहा कि इल्म की 2 किस्में हैं, एक इल्म दीन और एक इल्म बदन। इल्म दीन कौन सा है, जो दीनियात का इल्म, जो आप अपने ना दीन का जो इल्म हासिल करेंगे मदरसों में, जो आप कुरान से सीखेंगे, हदीस से सीखेंगे, वो दीन का इल्म है। और एक इल्मुल अबदान है, ये वो बदन का इल्म है जो डॉक्टर सब्जेक्ट में ज्यादा है तो आप उस सब्जेक्ट की ओर जाइए। अगर आपके है ना, आप ये ना समझिए आपके मार्क्स मैथ में ना 50 से कम आ रहे हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट उसमें है, तो आपको मैथ्स में ही जाना चाहिए। आपको अपने मार्क्स के ऊपर नहीं, अपने इंस्टिक के ऊपर न चलना है। आपको लगता है कि आप इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं या आप इसमें कुछ कर सकते हैं, तो आप सिर्फ उसी फील्ड में जाइए। अपने वजूद की पहचान करें, अपने वजूद का मकसद तलाश करें और उस मकसद के ऊपर काम करें। ठीक है। और इसके अलावा अपनी जात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की सबसे ज़्यादा कोशिश करें, ये सबसे ज़रूरी काम है। मैंने अपने ना BMS करियर में फर्स्ट ईयर में कुछ मैं कर नहीं सकता, मैं खुद नया था, लेकिन जब मुझे सेकेंड ईयर में थोड़ा नॉलेज आया, उसके बाद से मैंने अपने जूनियर्स को, अपने साथियों को पढ़ाने के लिए और उनके साथ में जो भी नोट्स शेयर करना या फिर ना पढ़ने में हेल्प करना, वो सब किया है। और जो मैंने 5 साल उनकी हेल्प करके जितना मैंने पढ़ा है,
उतना मैंने सेल्फ स्टडी में नहीं पढ़ा। तो सेल्फ स्टडी से ज़्यादा ग्रुप स्टडी पे फोकस करें, अपने साथ वालों को लेकर उनके साथ पढ़ें। मेरी शुरू से 10th क्लास से यही आदत थी, मैं अपने 5 लोगों का हमारा ग्रुप था, हम लोग एक घर में इकट्ठा होते और साथ में एक ही साथ बैठ के पढ़ा करते थे। तो इस तरह से ग्रुप स्टडी करने से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है, तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। और सबसे ज़रूरी बात है कि अपने ना टाइम की पंक्चुअलिटी को रखना है, पेरेंट्स की बात को माननी है, ये चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती है। अपने ना कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने ना पेरेंट्स की बात मानें, टाइम पंक्चुअल रहें, और जो आपके टीचर्स आपको गाइड करें उसको ज़्यादा फोकस करें। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें थोड़ा सा चेंज आपको करना है, आपको उसको समझने की कोशिश करनी है। आपको ना आंसर्स को याद करने की बजाय आंसर्स को ना खुद डेवलप करना है, अपनी लैंग्वेज में आंसर्स लिखने की कोशिश करनी है, ठीक। और किसी का कोई सवाल है इन सब से मुतालिक, यूनानी से रिलेटेड, अब यूनानी डॉक्टर क्या होता है, किस तरह का इलाज करता है, इससे मुतालिक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सिद्धा ये भी साउथ में चलती है एक पैथी, ये भी है ना। ये सभी जो आयुष, योगा, यूनानी, होम्योपैथी और सिद्धा। होम्योपैथी का क्या है, ये केमिस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा है ना रिलेट करते हैं। इनकी दवाओं में ज़्यादातर होता है आर्सेनिक। ये आर्सेनिक पता है, आर्सेनिक के बारे में कौन जानता है? एलिमेंट्री टेबल के अंदर आपने पढ़ी नहीं? आर्सेनिक एक ना एलिमेंट है, मेटल है, हैवी मेटल्स में आता है आर्सेनिक। ये ना उनकी दवा में ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। सिद्धा जो है ये नेचुरल ड्रग्स है, जड़ी बूटियाँ, उनको डायरेक्ट इस्तेमाल करवाते हैं सिर्फ कूट के और छान के। यूनानी जो है वो ज़्यादातर दवाओं को माजून या शरबत की शक्ल में, चटनी बना करके या फिर शरबत की शक्ल में इस्तेमाल करवाते हैं, या फिर अब तो और मॉडर्न फॉर्म्स आ गई हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर फॉर्म है माजून और शरबत यूनानी की। फिर योगा है, ये आपको पता है, योगा के थ्रू और एक्सरसाइज के थ्रू इलाज करने का है। और आयुर्वेद के बारे में चूर्ण और ये सारी चीज़ें आपको ना आयुर्वेद का सबको ज़्यादातर पता होता है। MBBS डॉक्टर सिर्फ ये जितनी दवाएं इस्तेमाल आयुष में हो रही है, इन दवाओं का जो एल्केलॉइड होता है, जिनका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उनका जो स्पेसिफिक केमिकल जो बीमारी में यूजफुल है, उस केमिकल को निकाल के सीधे टैबलेट फॉर्म में ले लेते हैं। अब ये भी वही दवा यूज कर रहे हैं, MBBS भी वही दवा यूज कर रहे हैं, लेकिन MBBS के साइड इफेक्ट है ये बोला जाता है और इन दवाओं के साइड इफेक्ट नहीं। ऐसा क्यों बोला जाता है, ये भी एक सवाल है। तो कुदरत का एक निज़ाम होता है। तो कुदरत का निज़ाम क्या है कि किसी भी चीज़ के अंदर जो नुकसान है उसका इलाज भी उसी चीज़ में है। तो अगर आप है ना कोई एक ना फल खा रहे हैं तो उसके अंदर कोई नुकसानदेह अगर कोई केमिकल है तो उस केमिकल का एंटीडोट भी उसी फल में मौजूद होगा। और कुदरत का एक निज़ाम ये भी है, ये आपने शायद आपके लिए नया होगा, नदी के पास में मच्छर होते हैं, आपको पता है, नदी नालों के पास। लेकिन नदी नालों के पास जितने पौधे होते हैं उनमें ना एक खास एग्जांपल है, चंबल नदी है, उसके पास में डेंगू ज़्यादा होता है वहाँ पर। तो वहीं पर होता है एक अतीस नाम का पेड़, एकोनिटम हेटेरोफाइलम, उसका बाइनोमियल नेम है। उस पेड़ के जो है ना पत्ते हैं, उनका अर्क है ना डेंगू के अंदर बहुत बेनिफिशियल होता है। इसी तरह ना आप है ना नदी नालों के पास में पपीते के पेड़ काफ़ी होते हैं, ये आप नोटिस करेंगे। तो ये जो पपीते के पेड़ हैं, पपीता अगर आप खाएंगे तो वो ना प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है जो डेंगू में गिर जाती है। तो ये कुदरत का ही निज़ाम है, जो बीमारी है उसी के साथ इलाज वहाँ पर मौजूद होता है। तो आपको है ना, इसीलिए आयुष की जो है ना दवाएं हैं, इनमें जितने भी साइड इफेक्ट होंगे उसका है ना जो ना करेक्टिव होता है, जो मुसले होता है, वो उन्हीं दवाओं में मौजूद होता है। इसलिए है ना आयुष दवाएं नुकसान कम करती है। लेकिन MBBS दवाएं जो होती है उनके अंदर सिर्फ वो केमिकल ले लिया जाता है जो बीमारी के अंदर इलाज के लिए यूज होना है, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है उसको कम करने वाला केमिकल वो लोग नहीं लेते हैं, इसलिए उन दवाओं के साइड इफेक्ट ज़्यादा आते हैं। इसीलिए एलोपैथी दवा हिपेटोटॉक्सिक या नेफ्रोटॉक्सिक होती है। ठीक है, और कोई सवाल किसी का इससे मुताल्लिक, या कोई और कोई भी सवाल जो आपको 10th 12th के अंदर भी फील्ड सिलेक्ट करने से रिलेटेड? ये मुझे जनाब, एक तो एलोपैथी दवा हो गई, एक होम्योपैथी दवा हो गई। ये एलोपैथी वाले भी क्या इंजेक्शन लगवाते हैं क्या? तो बच्चों को सब ज़्यादा डर उससे लगता है, हम नहीं पूछने जा रहा हूँ। तो MBBS डॉक्टर तो एक इंजेक्शन का यूज करता है और दूसरी सर्जरीज का यूज करता है, लेकिन आयुष के अंदर जो सर्जरी है वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है।
क्योंकि क्या है, आयुष के अंदर अभी तक क्या है, एंटीबायोटिक ना इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, और बिना एंटीबायोटिक के कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करना मना है। क्योंकि एंटीबायोटिक अगर आपने स्टेराइल कंडीशन ना फॉलो नहीं की तो इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, उसकी वजह से ना सड़ान हो जाएगी, वो ऑर्गन मुर्दा भी हो सकता है, और फिर उस ऑर्गन को काटने की नौबत भी आ सकती है। तो इसलिए आयुष डॉक्टर्स इतनी ज़्यादा सर्जरीज फॉलो नहीं करते जितनी एमबीबीएस डॉक्टर्स को परमिशन होती है। और कोई सवाल? डॉक्टर तो दो तरह के हो गए, एक तो अंग्रेजी डॉक्टर हो गए और एक हमारे देशी डॉक्टर हो गए। ये जो उन्होंने बताया ना आयुष वाला, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये सारी की सारी जो चीजें इन्होंने बताई है ना, ये भारतीय जो आपने वेदों के बारे में पढ़ा होगा ना, वेदों से लेकर के हमारे जो बुजुर्गान दीन है उन्होंने जो दवाओं का इजाद किया है वो सब इन्हीं से संबंधित है। जैसे जड़ी बूटी वाला आ गया, सिद्धा में शामिल हो गया। यूनानी कहते जो आप दवाएं लेते हैं खासतौर पर पीने के लिए, जैसे खासतौर पर किसी के अपने घर में कोई पथरी का मरीज हो तो उसके लिए ज्यादातर वो एक आता है शरबत आलू वालू आता है। ये दवा मॉडर्न वाले भी इस दवा को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। मॉडर्न और पत्थर चट्टा जो यूज करते हैं, मॉडर्न वाले भी कहते हैं कि पत्थर चट्टा के पत्ते चबाया करो पथरी के मरीजों को, तो वो सब यूनानी दवाएं हैं, लेकिन ये फॉलो हो रही है। अब ये भी डॉक्टर नहीं ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि जो व्हाइट कोट पहन करके हॉस्पिटल के अंदर बैठा हुआ है वही डॉक्टर कहलाएगा। व्हाइट कोट तो ये सब भी पहनते हैं। ये बात तो पहले क्लियर कर दी कि डॉक्टर हम भी हैं, जो एमबीबीएस करा हुआ डॉक्टर ही हम भी डॉक्टर ही हैं, बस फर्क ये है कि और गवर्नमेंट जॉब में सभी की वैल्यू बराबर है, पेमेंट सबको बराबर मिल रहा है। और किसी अब एमबीबीएस का मैं बता दूं कि ना सिलेक्शन होगा 700 नंबर पे, 720 में से 700 नंबर लाओगे तब सिलेक्शन होगा एमबीबीएस के अंदर। आयुष में हो जाएगा 500 450 पर, 720 का पेपर होता है। इस बार कट ऑफ जा रही है 680 के आसपास, ये लोग आएंगे तब तक और कट ऑफ हाई हो जाएगी। जैसा पढ़ाई पर बेस है, आपको तालीम हासिल करनी पड़ेगी, एजुकेशन सीखनी पड़ेगी। कोई जहन में सवाल को सवाल दिमाग में नीट के थ्रू ही एडमिशन होता है इन सबका। पहले तो सवाल करने का तरीका याद रखो तो फटाफट ये बात पूछिए। डीपीटी, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या होती है पहले ये बता दूंगा आपको। फिजियोथेरेपी यानी ना फिजिकल मूवमेंट या एक्सरसाइज या मसाज के थ्रू किसी का इलाज करना। उसमें ना कोई ना पेन का पेशेंट आ गया, किसी का पैर मुड़ गया, तो जो आपने सुना होगा पैर मुड़ने पे ना मसाज करते हैं पैरों की, फिर उसके बाद में दर्द अचानक ठीक हो जाता है। इस तरह के ना ये एक ना कोर्स होता है पूरा बीपीटी का, और ये 4.5 साल का कोर्स है। 1 साल की इसमें इंटर्नशिप होती है। सेम एमबीबीएस में यही कोर्स है, 4.5 साल का कोर्स, 1 साल की इंटर्नशिप, सभी में ये ना सेम ड्यूरेशन होता है। अब इनका एक साइड इफेक्ट है इन सब दो को लेने का। एमबीबीएस डॉक्टर को पढ़ने सिर्फ मॉडर्न सब्जेक्ट, लेकिन आयुष के और बीपीटी वालों को और डेंटिस्ट को सबको मॉडर्न सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, और साथ में उनकी 35 के ना 10 से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं वो भी उनको पढ़ने होते हैं। तो उनको डबल नॉलेज होता है, एमबीबीएस का कंप्लीट नॉलेज और आयुष का पूरा नॉलेज, ये सब उनको डबल करना होता है। और आयुष वालों को अपनी लैंग्वेज के सब्जेक्ट को लैंग्वेज में पढ़ना है, मॉडर्न सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़ना है, तो 2 लैंग्वेज में उनको पढ़ना पड़ता है हर चीज़। एक लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया इसके अंदर इंटर्नशिप के लिए, जैसे बीपीटी के लिए 4.5 साल का तो आपको कोर्स हो गया और 1 साल का इंटर्नशिप को बताया। इंटर्नशिप किसे कहते हैं? ये नाम भी क्लियरिटी दो कि कहना क्या चाह रहे हैं, क्या होती है इंटर्नशिप को बता सकते हैं? तो कोर्स तो माने 4.5 साल को पढ़ना ही पढ़ना है। अब वो 1 साल जो रहा वो क्या करेंगे उसमें? इंटर्नशिप का मतलब हो गया आप खुद किसी हॉस्पिटल में जाकर के वहां पर खुद बताए दवा लेके। जैसे कोई बीएड करने वाला बंदा होगा, मैं अपनी कह सकता हूँ कि बीएड करने के लिए आपको 2 साल दिए जाते हैं, उसके अलावा आपको 6 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है। तो 6 महीने मुझे किसी स्कूल में जाके पढ़ाना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा मुझे काबिलियत में पढ़ाता हूँ बच्चों को, आपको बच्चों को मुतमईन करना पड़ेगा। ऐसे डॉक्टर को अपनी बातें बताना वो साल भर तक हाँ मेरी दवा काम कर रही है, ये मतलब है। तो इंटर्नशिप क्या असल में ट्रेनिंग होती है। तो आपको 4.5 साल में सिर्फ नॉलेज गेन करना होता है, और इंटर्नशिप का 1 साल होता है आपकी अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए, कि आप अपने ना नॉलेज को किस तरह मरीज के ऊपर अप्लाई करते हैं, किस तरह डिजीज का ट्रीटमेंट कर पाते हैं अपने नॉलेज के बेस पर। तो इंटर्नशिप अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए होती है। और कोई सवाल किसी का? एग्जाम नीट करने के बाद देना होता है कि साथ में देना होता है? ये नीट 12th के बाद में एक पहले तो चलेगा था मैं खड़ा हूं, मैंने भी पूछा था तो
ये वैसे एग्जाम स्टूडेंट के अंदर ये खासियत होती है, वो अपने बारे में सवाल करे तो उनसे सवाल करने के दौरान आपका आई कॉन्टेक्ट हो, आपका जिस्मानी रूहानी तौर पर आप वहाँ शामिल हो जी। ये एग्जाम नीट के साथ होते हैं फिर अलग ही एग्जाम होते हैं? हाँ, अब मैं बताता हूँ। सन 2017 तक है ना आयुष का अलग एग्जाम होता था और एमबीबीएस का अलग, बीपीडी का अलग, सबका अलग अलग एग्जाम होता था। लेकिन अब है ना 2017 के बाद 2018 में एक एग्जाम लॉन्च हुआ है, नीट, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें क्या है कि सारे कोर्स एमबीबीएस, वेटनरी, डेंटिस्ट, बीपीटी, आयुष, सिद्धा, होम्योपैथी, सब कुछ एक ही एग्जाम में है। इसमें आपको ना मार्क्स गेन करने, जितने ज़्यादा आपके मार्क्स हैं आपके पास पॉसिबिलिटीज है आपको जो है ना मार्क्स गेन करने। उसके बाद काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट होता है। आपकी रैंक फर्स्ट है, आप चाहे तो आयुर्वेद लेना चाहें, आप एमबीबीएस छोड़ के आयुर्वेद ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रैंक 500 है और एमबीबीएस की 480 सीटें, तो आपको एमबीबीएस नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद वाली सीट मिलेगी। तो अगर आपकी रैंक है नीट के अंदर हाईएस्ट, अगर आप टॉप ना 20,000 में आते हैं नीट में, तो आपको पूरे इंडिया में ना एमबीबीएस का ना मिलने का चांस होता है। 20,000 के बाद हैं आप, तो आपके कोई ना चांस नहीं होते एमबीबीएस मिलने के। तो उसके बाद में एमबीबीएस के बाद में सेकंड प्रायोरिटी पर रहते हैं वेटनरी डॉक्टर्स का, फिर बीपीटी और फिर डेंटिस्ट, और लास्ट में आयुर्वेद, योगा, सिद्धा। इसी से लोग ना ऑप्ट करते हैं क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी क्या है, एमबीबीएस दवाओं के साइड इफेक्ट अब सामने आने लगे हैं, तो इस वजह से जो एमबीबीएस के जो क्या कहते हैं उनको सीएमएचओ जो चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर जो होता है, जो पूरे ज़िले का होता है, वो भी हमारे यूनानी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने आता है। उसकी खुद की थेरेपी, जो ज़िले का चिकित्सा प्रभारी है वो भी, उसकी थेरेपी मैंने खुद अपने हाथ से सीखी है। उसकी बैक पेन का ना मरीज था वो, उसका हमने थेरेपी की है, 7 दिन उसका ना ट्रीटमेंट हुआ है थेरेपी से, और उसके बाद में उसका ना दोबारा कभी बैक पेन हुआ नहीं है। टोंक में ना वो जो चिकित्सा प्रभारी है उसका खुद का है। उसके अलावा जो है ना हॉस्पिटल इंचार्ज जो है टोंक का, जिला हॉस्पिटल जो है उसका इंचार्ज, वो भी हमारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा है। उसको भी ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है। और कोई सवाल किसी का? अभी इन्होंने कहा वेटरनरी डॉक्टर को जानता है, कुछ होता है क्या? वेटरनरी को डॉक्टर होता है, इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो बता सकते हो? डॉक्टर तो बहुत सारे होने हैं, बीपीटी वाला जो हो गया, आयुष वाला जो हो गया। अब इसके अलावा एक सवाल और पूछूंगा आपकी तरफ से भी सवाल पूछ। वेटरनरी वाला समझाएं मुझे, क्या कौन सा डॉक्टर होता है? जानवरों का डॉक्टर सुना है, उसको बोलते हैं वेटनरी डॉक्टर। आगे डॉक्टर है, उसको भी तनख्वाह बराबर की मिल रही है, उनके बराबर की, वो भी डॉक्टर है। अच्छा, दूसरा सवाल ये था, आपके नीट के बारे में बता दिया कि सारे बंदों को, वो चाहे आयुष से बनना चाहता है, चाहे वो बीपीटी वाला हो, चाहे वो आपके एमबीबीएस वाला हो, उन सबको एक एग्जाम देना पड़ेगा नीट के लिए। अच्छा, मेरा सवाल है कि हिंदुस्तान के अंदर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो नीट क्लियर नहीं कर पा, मुझे ना कमजोर बच्चा है, उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, फिर वो क्या करें? अगर उसने नीट जाए या उसके लिए कोई, इसके अलावा जैसे कोई प्राइवेट को संस्था होती है कोई बढ़ाने के लिए? नीट का एक क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, इस दफा के क्वालिफाइंग मार्क्स है 156 है। 720 में से सिर्फ 136 मार्क्स लाने, यानी कितने हुए क्वेश्चन? पासिंग मार्क्स है। हाँ, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। 33% वाला पास हो जाता है। 33 भी नहीं है, 25% ही है। ये 25% मार्क्स ये क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। अगर आपने इतने मार्क्स लाए हैं तो आप नीट का एग्जाम देके किसी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन से एडमिशन ले सकते हैं, या फिर कॉलेज भी आपको ये काम करवा सकते हैं। हाँ, या फिर आप बाहर जाके एमबीबीएस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाए तो आप डॉक्टर बनने के काबिल नहीं है। ये है ना रूल है। 40 परसेंटाइल का सिस्टम होता है यहाँ पर। परसेंटाइल कैसे निकालते हैं? परसेंटाइल जितने लोगों ने एग्जाम दिया उन सबके मार्क्स का टोटल होता है, फिर उसके अंदर से 100 का डिवाइड करके 40 से ना मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो मार्क्स आते हैं वो परसेंटाइल कहलाता है। तो 40 परसेंटाइल जनरल वालों का होता है और 35 होता है ओबीसी का। तो ये परसेंटाइल मार्क्स होते हैं, टॉपर के हिसाब से निकलते हैं। तो उतने मार्क्स आपको लाने हैं तब जाके आपके सिलेक्शन हो ना, आप एलिजिबल है डॉक्टर बनने के लिए। अगर आपने ये मार्क्स नहीं लिए तो आप है ना डॉक्टर तो नहीं बन सकते। अब आपको करनी पड़ेगी या तो नर्सिंग या फिर फार्मेसी, मेडिकल फील्ड में आने के लिए। अब नर्सिंग आप करेंगे तो नर्सिंग ऐसा कोई बहुत बुरा नहीं है। नर्सिंग में 3 ऑप्शन है, एक आयुष नर्सिंग होती है, एक होती है आपके ना बीएससी नर्सिंग होती है, एक एम्स नर्सिंग। एम्स नर्सिंग में लड़कियों के लिए फ़ायदा है,
85% लड़कियों का कोटा होता है। तो उसमें हाँ, तो 85% कोटा है, तो अगर ना लड़के फाइट भी कर रहे हैं तो लड़कों को तो मुश्किल है होना, लड़कियों के लिए ज़्यादा चांस रहेंगे, कम मार्क्स में भी उनको एडमिशन हो जाएगा। उसके अलावा एम्स में क्या है, इंटरनल की सीट्स भी होती है, और एम्स में जब जॉब भी निकलती है तो 85% गर्ल्स का कोटा होता है। तो है ना, आप लोगों के लिए नर्सिंग एम्स से करना ज़्यादा फायदे रहेगा। उसके अलावा आयुष नर्सिंग अगर ना आप करेंगे तो आयुष के अंदर इतने ज़्यादा डॉक्टर्स भी नहीं है, ना इतने नर्स है कि है ना आपको जॉब में दिक्कत आए। अभी ना पुराने जो जिन्होंने बीएससी नर्सिंग की थी, टेम्परेरी तौर पर आयुष के अंदर नर्सिंग के ऊपर काम कर रहे थे, उन सभी लोगों को परमानेंट कर दिया गया सर अभी लास्ट ईयर की वैकेंसी में। अब आयुष की नर्सिंग करने वाले अब जो लोग आएंगे उन्हीं के लिए जॉब निकलेगी, कोई आयुष का नर्सिंग में कोई जॉबलेस तो है नहीं अभी। जैसे यूनानी का मैं आपको बता दूं, यूनानी के लिए अंदर फ़ायदा क्या है, यूनानी का राजस्थान में लेकर फ़ायदा ये है कि राजस्थान में टोटल अभी यूनानी डॉक्टर्स रजिस्टर्ड है 1250 अभी क्वालिफाइड रजिस्टर्ड डॉक्टर। उसमें से 600 के करीब डॉक्टर जो है वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, बाकी सब लोग गवर्नमेंट जॉब में। तो ये 600 डॉक्टर, सिर्फ 600 डॉक्टर्स में कंपटीशन में अगर राजस्थान में कोई वैकेंसी आती है। और अभी नेक्स्ट ईयर ना 150 वैकेंसी और आ रही है यूनानी की, NHM की। इसमें 40,000 सैलरी के ऊपर ये वैकेंसी आएगी, तो 150 लोग वापस इसमें निकल जाएंगे, तो पीछे 500 लोग ही सिर्फ बचेंगे। हर साल यूनानी के राजस्थान में करीब 150 लोग पास आउट होते हैं, और इंडिया में करीब 4 से 5,000 लोग पास आउट होते हैं यूनानी के। तो उन लोगों को है ना, या तो ये जॉब मिलती है, या वो प्रैक्टिस में जा सकते हैं, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। और उसके अलावा वो अगर पीजी देते हैं, जैसे मैंने पीजी एग्ज़ाम दिया है, तो पीजी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में वो ना एमडी करेंगे। एमडी करने के बाद में उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। एमडी करने के बाद आप टीचिंग कर सकते हो, डॉक्टर्स को पढ़ा सकते हो, आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। इसके अलावा आप है ना अपना प्राइवेट क्लिनिक अगर करते हो, तो एक एमडी डॉक्टर जब प्राइवेट क्लिनिक करता है तो उसकी प्रैक्टिस और एक प्लेन बीएमएस या प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर के मुकाबले में उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होती है। वो ज़्यादा अच्छी तरह से मरीजों को ट्रीटमेंट कर सकता है, उसकी फ़ीस भी ज़्यादा रखे तो उसके लिए कोई ना बुराई नहीं है, उसको है ना लोग दे देते हैं। एक टैग अगर मिल जाता है एमडी का तो आपकी ना फ़ायदा होता है। इसके अलावा आप है ना अलग अलग तरह की रिसर्च वैकेंसी इंडिया लेवल पे आती रहती है। और कोई सवाल किसी का? गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं नीट में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर एमबीबीएस में चाहिए तो 680 720 में से, और अगर आयुष में चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आपको 500 मार्क्स तक। और अगर स्पेशली यूनानी की बात करें तो यूनानी में आपको 300 मार्क्स तक भी मिल जाएगा। क्योंकि यूनानी में क्या है, यूनानी में इतने कम में क्यों मिल रहा है, चलो ये बताओ किसी को, कोई सवाल आया जैन? इतने कम मार्क्स में गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है 300 में 720 में से। मुझे बताओ। एग्जाम देने वाले कॉम्पिटिटर्स का है, एग्जाम तो वही ना 22 लाख लोग दे रहे हैं नीट वाले। यूनानी में क्या है, एक लैंग्वेज है। यूनानी में अगर आपको ना पढ़ना है तो आपको मॉडर्न का इंग्लिश में तो पढ़ना ही है, लेकिन यूनानी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको चाहिए उर्दू। अब उर्दू कौन जानता है, सिर्फ मुस्लिम तो है ना, ज़्यादातर मुस्लिम। अब है ना गवर्नमेंट ने सन 2022 में 2022 के अंदर ये रूल हटा दिया कि यूनानी में एडमिशन के लिए अब उर्दू कंपलसरी नहीं है। इससे पहले जिन्होंने 10th में उर्दू से पास आउट किए तभी वो है ना यूनानी में एडमिशन ले सकते थे, तो उस टाइम कट ऑफ जाती थी 200 तक, क्योंकि मुस्लिम्स भी उर्दू लेके 10th पास नहीं करते थे। लोग बाद में अलग से है ना 10th की उर्दू करते हैं, उसके बाद में यूनानी में आते थे। अब यूनानी में एडमिशन के लिए उर्दू ज़रूरी नहीं है, तो है ना सभी लोग आ रहे हैं। SC ST के ना क्या होता है कि जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसके अंदर 20% कोटा होता है SC ST का। और यूनानी के अंदर नॉन मुस्लिम में SC ST सिर्फ जॉब के लिए आते हैं। वो आते हैं, 6 साल की डिग्री है, 10 साल में पूरी करते हैं। डिग्री पूरी होते ही वो है ना एक लेटर अपना ना 10 लोग मिलकर बनवाते हैं कि हम लोगों ने डिग्री कंप्लीट कर ली, हमारी वैकेंसी पेंडिंग रखी है, वो आप निकलवाइए, और उनको सीधे वैकेंसी में जॉब मिल जाती है। लेकिन आप लोग अगर करेंगे तो यूनानी में आप एडमिशन लिए,
उसके बाद में अब उनके लिए एक दिक्कत ये हो गई है उर्दू की। अब आपको उर्दू है ना लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट उर्दू पढ़ाया जाएगा, एक सब्जेक्ट अरबी भी पढ़ाया जाएगा। आपको अरबी भी आनी चाहिए, इतनी आ जाएगी। अगर आप यूनानी से हैं, आपको इतनी अरबी आ जाएगी, आपको कोई अरबी में ना कोई मकूला बोल रहा है तो आप थोड़ा सा उसका आइडिया लगा लेंगे। आपको उर्दू और अरबी पढ़ाई जा रही है। ये क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि यूनानी जो है ये ना पैथी जो है हिंदुस्तान की नहीं है। ये पैथी यूनान से रोम से ईरान और ईरान से अरब हुई और अरब से हिंदुस्तान आई है। ठीक है, तो इस तरह से ये हिंदुस्तान आने से पहले अरब में होके और यूनान में होके आई है। तो वहाँ पर जो है ना लैंग्वेज थी वो थी अरबी। तो जितनी भी यूनानी का पुरानी किताबें लिटरेचर है वो सब अरबी जबान में है या उर्दू जबान में है, लेकिन उसको इंग्लिश में अभी तक ट्रांसलेट नहीं किया गया। मुश्किल से 4-5 किताबें भी ट्रांसलेट हुई है जो है ना 2020 के बाद में हुई है। और कोई सवाल? यूनानी में अगर आप जाएंगे तो आपको 300 पर एडमिशन है और आपको पता है अपने है ना अपने वाले लोग कितना पढ़ते हैं। अगर आप है ना एडमिशन ले लेते हैं तो है ना आपको थोड़ा मेहनत में बहुत कुछ मिल जाएगा। ये आपको मैं बता दूं, बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं आप यूनानी या आयुर्वेद लेकर के। MBBS में अगर आपने किया है तो आपको एक बार MBBS करी, फिर 2 साल का गैप दे करके आपको है ना MD करनी पड़ेगी। MD से भी आपको है ना इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, फिर आपको MD के बाद DM करना पड़ेगा, फिर PhD करनी पड़ेगी। इतना करने में आपकी उम्र निकल जाएगी कमाने की, ज़िंदगी जियोगे कब। इसलिए आयुष के अंदर ज़्यादा स्कोप है। आप ना थोड़ी मेहनत करें। अगर आप सिर्फ बैचलर्स करते हैं या सिर्फ ना आयुष में एक डॉक्टर प्लेन डॉक्टर बन रहे हैं तो आप है ना प्रैक्टिस में अच्छा है ना अच्छा खासा कम से 50,000 से लेकर 2 लाख तक मंथली कमा सकते हैं अगर आप आयुष प्रैक्टिस करते हैं तो। इन दवाओं से इलाज करें, आयुष की दवाओं से। MBBS दवाओं से इलाज आप करेंगे तो आप कमा तो लेंगे, लेकिन आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि है ना आप अपनी पैथी के साथ में धोखा करना क्या कहो, अंदर से सुकून नहीं होता। आत्मसंतुष्टि बात नहीं है। कोई सवाल? इसके अलावा कोई रीडिंग से बता दिए कि आपके पढ़ने का तरीका पहले आप कैसे पढ़ा करते थे, जो ने पहले बता दिया ना, लेकिन उसका खुद का कोई तरीका हो तो बुक्स को पढ़ना कैसे, ये तो सबसे ज़रूरी बात है। अब आप तैयारी करेंगे, आप में से ना लोग साइंस लेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, तो बुक्स पढ़ने का एक तरीका होता है। हमारे सर बताते हैं 4 हाईलाइटर और 1 पेंसिल, यानी 5 चीज़ें लेकर वो ना बुक्स पढ़ने बैठते थे। पहले वो पढ़ रहे हैं, फर्स्ट रीड कर रहे हैं और अपने हाथ में सिर्फ एक पेंसिल रखनी है और जो इम्पोर्टेंट लगा उसको पेंसिल से हाईलाइट करेंगे। आपने 10 लाइनें पढ़ी, 10 में से 9 लाइनें आपको इम्पोर्टेंट लगेगी, आपने पेंसिल से हाईलाइट कर दी। आप जब सेकेंड रीड में जाएंगे, एक कलर आपने यूज कर लिया, उससे आप हाईलाइट करेंगे। अब आपको सेकेंड टाइम में उस 9 में से 6 लाइनें ऐसी होंगी जो इम्पोर्टेंट लगेंगी और बाकी आपको रहेगा ये तो मुझे याद है, आप छोड़ देंगे। फिर जब तीसरी रीड करेंगे तो आपको 6 में से सिर्फ 3 रह जाएंगी और जब आप चौथी रीड में आते हैं सिर्फ 1 या 2 लाइनें ऐसी होंगी जो आपको याद नहीं होती। तो आपको हर किताब को 4 बार रीड कम से कम करना है और चौथी बार में जो आपको याद नहीं होता उसका आपको शॉर्ट नोट बना करके अपनी एक नोटबुक में रखना होता है। उस नोटबुक को आपको रिवाइज करना होता है एग्जाम टाइम में। पढ़ने का तरीका क्या है? आपको अपनी टेक्स्ट बुक को 4 दफ़ा रीड करना है। चौथी बार में जो चीज़ें याद ना हो उसको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और एग्जाम से 1 दिन पहले उन चीज़ों को रिवाइज करना होता है। ठीक है, और कोई सवाल? कम से कम 4 मरतबा पढ़ना है। कुरान की पता नहीं कितनी दफा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते खुदा जाने। एक बुक को सर कह रहे 4 मरतबा आपको पढ़ना पड़ी और 4 मतलब 5ही बात तो आपके लिए एक्स्ट्रा है जब आपको याद नहीं पड़ा। हमें से कितने दिनों में तक कोर्स कंप्लीट कर जाओ हमारा 98 आपको सबक मिल रहा है, ऐसे नसीब मिल रही है कि आपको एक किताब को 4 वो 4 बताया। इसका मतलब है हमें कम से कम 5 से 6 बार पढ़ना होगा। आपको वक्त देना पड़ेगा ताकि वक्त फुर्सत है, काम अभी बाकी है, नूर है तौहीद का एहतमाम अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके आने वाले मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला आपको यूं ही उरूज, यूं ही तरक्की, यूं ही बुलंदी अता करें और हम सब के लिए आप एक रोल मॉडल, एक हीरो बन करके आए और हम सब बच्चों को वक्त पर ऐसे ही हमारी इस्लाह करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को कि आप लोग भी आता, अगर आप नहीं आते फिर हमारा आने कोई मकसद नहीं है। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त
जो है सही जगह पर इस्तेमाल करने के लिए। ज़ाया नहीं होगा वक्त, आपने अपने वक्त को सही जगह पर दिया है। और वक्त ही वाहिद वो शय है कि जो इंसान को फाजिल, आलिम, बेहतर और मुस्तकबिल उसका रोशन बना सकती है। और वक्त ही वो शय है जिसने वक्त को बर्बाद किया, वो वक्त उसको जाहिल, गाफिल, सुस्त, काहिल और यूँ पहले बदमाश किस्म का बना देता है। इसलिए वक्त की कदर करें, वक्त के बगैर हमारे पास कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।